हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइनियर चार्ज, लाइन चार्ज, और जिसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट का बहुत सारा केसेस हम लोग कवर किए थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, जो सर्कुलर आर्क में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट किए थे। अभी आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, उसकी वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना है उसका कैलकुलेशन हम लोग आज देख रहे हैं। यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और इसका ये एक्सिस, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर P, जो कोई पॉइंट हम लोग P कंसीडर किए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि x डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से निकालना था हम लोगों को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे रिंग को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और हर एक एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो अब ये हम लोग कंसीडर किए कि यहाँ पर एक टॉपमोस्ट पॉइंट, रिंग का टॉपमोस्ट पॉइंट पर एक एलिमेंट लिए जिसका चार्ज dq, स्मॉल एलिमेंट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर दिखाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस लाइन के अलोंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी, स्मॉल चार्ज dq है, फील्ड डी। अब इस डी का दो कंपोनेंट, एक अलोंग द एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस अगर हम लोग देखें तो इट इज डी cos थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा ले लेते हैं तो ये वाला कंपोनेंट हम लोगों का डी cos थीटा और ये वाला डी sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से इसके सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट अगर लेते हैं हम लोग, सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अगर दिखाते हैं तो ये इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा, विच इज ऑल्सो डी। तो इसका भी दो कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग, एक अलोंग द एक्सिस विच इज डी cos थीटा एंड दिस वन इज डी sin थीटा, जबकि थीटा एंगल हम लोग का ये, अब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकली है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो गया। तो हर एक सिमेट्रिकल एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट होगा उसका सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट भी होगा कोई ना कोई, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो कंपोनेंट्स आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ अलोंग द एक्सिस वाले जो कंपोनेंट होंगे वही सारे के सारे ऐड होंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ अलोंग द एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वही आपस में सब ऐड होंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट P पर आएगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले कंपोनेंट को ही क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं पूरे बॉडी के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डी का वैल्यू, डी का वैल्यू अगर लिखें तो दिस डी इज के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसके लिए आर का डिस्टेंस ये है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा। दिस इज स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी अलोंग द एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो डी cos थीटा है। तो डी cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इस ट्रायंगल, यहाँ जो ट्रायंगल हर एक लाइन से ये ट्रायंगल मिल रहा होगा, तो इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। cos थीटा के लिए दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, बेस इज एक्स, तो ये cos थीटा का वैल्यू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है डी cos थीटा का वैल्यू, जो कि फाइनली हम लोगों का नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 है और ये 1/2 है, तो इसका पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ डी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, डी cos थीटा इज के इंटू डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। यही कंपोनेंट सारा ऐड होना है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का अलोंग द एक्सिस मिल जाएगा। दैट्स व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इंटीग्रल के इंटू डी क्यू और डी cos ऑफ थीटा एंड दिस वन इज के डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का इस तरह से कुछ आया था, ये एलिमेंट रिंग का एक यहाँ था एक यहाँ था और इसका फील्ड इधर गया, इसका फील्ड इधर गया, तो ये हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गया, वर्टिकल हम लोगों का ऐड हो जाएगा, यानी कि ये एक्सिस
ये रिंग पे एलिमेंट दोनों थे, तो उस केस में इन दोनों के वैसा अपोजिट एलिमेंट। उसी तरह से इधर और इधर कोई एलिमेंट होगा, इधर और इधर, तो इन दोनों का फील्ड इस तरह से कहीं जाएगा, तो इन दोनों का फील्ड जब जाएगा तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गया, वर्टिकल ऐड हो गया, तो हर एक एलिमेंट का सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट था यहाँ पर। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, तो हर एक एलिमेंट के लिए x का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स कि यहाँ पर x हम लोगों का एक कांस्टेंट की तरह है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किस पर हुआ, डी क्यू पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब इसमें के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 एंड इंटीग्रल ओवर डी क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन, अब डी क्यू का इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स जो थे उन सबका चार्ज एडिशन, टोटल चार्ज ऐड होना है, तो ये डी क्यू इंटीग्रेशन का मतलब सभी छोटे छोटे चार्ज को ऐड करना। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल चार्ज ऐड करेंगे तो 0 से लेकर के टोटल चार्ज क्यू, इसका टोटल चार्ज क्यू दिया गया था। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के कैपिटल क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अब इसमें x अगर बहुत ही स्मॉल हो जाता है, इफ x इज वेरी स्मॉल, तो x ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का दिया गया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अगर x का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए एज कम्पेयर टू r, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी x हम लोगों का r के कंपेरिजन बहुत कम हो गया, नेग्लेजिबल, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उस केस में अब यहाँ पर आर स्क्वायर अगर लिखते हैं तो आर स्क्वायर पावर 3/2 विच इज आर क्यू, और ये के क्यू एक्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू एक्स बाई आर क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये तब है जब हम लोगों का x का वैल्यू r से बहुत कम है। दूसरे केस में अगर x का वैल्यू मच ग्रेटर देन r कंसीडर करते हैं हम लोग, यानी कि r के कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो गया, तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि r अब हम लोगों का नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू x, तो दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो ये नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब और ये एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में हम लोगों का के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब दैट इज के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर। भाई कुछ लोग ये इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते कि x अगर बहुत छोटा होगा आज कंपेयर टू r, तो इसका वैल्यू हम टेंडिंग टू 0 कर दें, इसका वैल्यू टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो उस केस में जब भी हम लोगों का ये छोटा या बड़ा टर्म होता है, उस केस में जो मल्टीप्लाइड टर्म है ये हम लोगों का मल्टीप्लाइड है इसमें, लेकिन ये हम लोगों का r में ऐड था, तो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है उस पर हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उस पर एक कंडीशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, और जो हम लोगों का सम या डिफरेंस होता है या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में उसका इफेक्ट कम पड़ता है। जैसे ये x बहुत छोटा था आज के कंपैरिजन में, तो अगर हम लोग कह दें कि एक x का वैल्यू हम लोग r का वैल्यू अगर 1 लेते हैं और x का वैल्यू 0.05 ये ऐड किए, तो ऐड करने पर ये 1.05 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0.05 हो। उसी तरह से अगर ये 4 लेते तो ये 4.05 हो जाता, और 4 इंटू 0.5 करते तो इट इज 0.2। तो ये ऐड करने पर लगभग हम लोगों का इसी के बराबर है इसके, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाने पर ये इसके बराबर नहीं होगा, बहुत कम हो गया। इसलिए मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट बहुत ज्यादा, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में छोटे नंबर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसका इफेक्ट नेग्लेजिबल रहता है। इसलिए जहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वहां पर उसको नेग्लेजिबल किया जाता है। अब ये फंक्शन हम लोगों का बन गया, तो ये जस्ट लाइक हम लोगों का पॉइंट चार्ज की तरह फार्मूला बन जाता है फॉर लार्ज एक्स, और ये स्मॉल एक्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसमें अगर इस फंक्शन का ग्राफ, ये जो फंक्शन दिया गया था इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं ई वर्सेस एक्स ग्राफ, तो ई वर्सेस एक्स ग्राफ हम लोगों का कैसा बन रहा है, एंड दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ द रिंग। इस सेंटर से हम लोग एक्स का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो इनिशियली हम लोग कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था,
यानी x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0। अब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0। ये लॉजिकली हम लोग देख रहे हैं। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि 0 से शुरू होकर के इन्फिनिटी पर भी 0 को टेंड होना है। दैट मीन्स कि बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम होने वाला है। तो यहां से शुरू होकर के फिर 0 को ही टेंड करना है। दैट मीन्स बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुआ। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से, ये किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम आ जाएगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो रिंग के सेंटर से इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो इधर ग्राफ अगर पॉजिटिव में बना गया है तो इधर ग्राफ हम लोगों का निगेटिव में बनना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग बेसिकली निगेटिव से दिखाएंगे, तो ये नीचे की तरफ से जाएगा। इधर ग्राफ हम लोगों का नीचे की तरफ से, और ये मैक्सिमम। तो जितना डिस्टेंस ये है, क्योंकि सिमेट्रिकल वेरिएशन है, जैसे इधर डिस्टेंस वेरी करेगा वैसे इधर भी वेरी करेगा, तो इसलिए ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल, या यूं कहें कि सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब ये मैक्सिमम किस पॉइंट यानी किस एक्स के लिए मैक्सिमम हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज करने के लिए फॉर ई टू बी मैक्सिमम दिस डी बाई डी एक्स शुड बी 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो k कैपिटल Q। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर एक x का फंक्शन है और न्यूमरेटर भी एक x का फंक्शन है। तो दो फंक्शन का डिवीजन, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो दो फंक्शन का डिवीजन अगर होता है, लेट अस सपोज u एंड v, तो उस केस में इस डिनोमिनेटर इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है जब दो फंक्शन डिवीजन में रहते हैं उनका डिफरेंशिएशन। तो ये डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ये, के क्यू तो कांस्टेंट है। तो डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विच इज एक्स 1 माइनस न्यूमरेटर दैट इज एक्स, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 है। तो ये कुछ नया वेरिएबल टाइप है, लेट अस सपोज दिस इज जेड, तो जेड का पावर 3/2। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, विच इज 3/2 जेड पावर 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जेड। और जेड की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जेड की जगह पर वापस एक्स स्क्वायर प्लस आर रखेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फर्दर कितना हो गया 2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो ही यहाँ पर 2x प्लस 0 फिर से आ जाएगा, यानी कि यहाँ चेन रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 इंटू, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस 2x प्लस 0 और डिवाइडेड बाई इसमें और वी स्क्वायर, वी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का पावर 1 इंटू एक्स पावर 3/2 है। इसको दो पार्ट में, x पावर 3/2 को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसको x का पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पावर 1, तो 1/2 और 1 मिल करके 3/2 हो जाएगा। तो 1/2 पावर दोनों में यहाँ कॉमन हो जाएगा। तो k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3 नीचे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 दोनों जगह से कॉमन है। यहाँ बच गया x का पावर, यहाँ पावर 1 बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1
माइनस ये 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये टर्म तो कभी जीरो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये जीरो कभी नहीं हो नहीं सकता। इसका मतलब यही टर्म हम लोगों का जीरो होना चाहिए, और इसको जब जीरो करेंगे तो उसके मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -3x², तो ये -2x² हो गया, और ये r²। दैट मीन्स r² इक्वल टू 2x²। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। दैट मीन्स कि ये r/√2 पर, और ये है -r/√2। इधर पॉजिटिव अगर मेजर करते हैं तो इधर नेगेटिव, तो उस केस में ये r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ई मैक्स। तो रिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर है? r/√2 डिस्टेंस पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग जो फार्मूला अभी हम लोग देख रहे थे, उस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस √3r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। इसमें पता करना है कि यहाँ सेंटर पे हम कितना नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दें ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाए? 0। सेंटर पे कितना नेगेटिव चार्ज हो ताकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यहाँ पर दो चार्जेस हो गए, एक रिंग का चार्ज हो गया, एक ये यहाँ सेंटर का जो नेगेटिव चार्ज है। तो सेंटर वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। और रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ताकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए अगर, तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0 हो जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस √3r विच इज k स्मॉल q डिवाइडेड बाई √3r², और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख रहे थे k कैपिटल Q इंटू x की जगह पर √3r डिवाइडेड बाई x² प्लस r² पावर 3/2। तो √3r का स्क्वायर करेंगे तो ये 3r² हो जाएगा, प्लस r² पावर 3/2। k कैंसिल हो गया, तो इट इज q डिवाइडेड बाई 3r²। इधर नीचे 4r², 4r² पावर 3/2 करेंगे तो 4r² का स्क्वायर रूट 2r, 2r का क्यूब दैट इज 8r³। एक दिस इज √3qr डिवाइडेड बाई 8r³, जिसमें से एक r कैंसिल होके r² और ये r² कैंसिल हो गया। तो यहां से q का वैल्यू मिल गया 3√3 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 8, यानी q का जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का, इट इज √3√3q डिवाइडेड बाई 8। तो इतना हम लोग चार्ज अगर रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिंग ग्राउंड पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर, और उस पे टोटल चार्ज Q, रेडियस ऑफ द रिंग इज R, और इसके सेंट्रल एक्सिस पर एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पॉइंट P पर रखा जाता है विच इज एट डिस्टेंस या हाइट विच इज एट हाइट √8r। अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मास हम लोग कितना है ये बताना है। तो इसमें इक्विलिब्रियम होने के लिए इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो दो फोर्स इस पे हम लोग काम कर रहा होगा, एक तो ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी हम लोगों का है तो इसमें mg डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल भी है तो इसकी वजह से इस पे फोर्स, और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, विच इज कैपिटल Q इंटू ई ऑफ रिंग। ये फोर्स रिंग की वजह से, और ये mg।
अगर ये दोनों बराबर हो गया तो उस केस में हम लोगों का ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पर m का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना था कि m कितना होना चाहिए पार्टिकल का मास। तो दोनों फोर्स इक्वेट करते हैं अगर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, this mg should be equal to capital Q into E of ring। यहां से mg इक्वल टू कैपिटल Q इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का। अब ये x डिस्टेंस की जगह क्या है h, x की जगह पर h, तो इट इज k कैपिटल Q इंटू x विच इज √8r डिवाइडेड बाई √8r का स्क्वायर दैट इज 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। तो ये mg का वैल्यू ये हो गया 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर का रूट निकालेंगे 3r, 3r का क्यूब करेंगे 27r क्यूब, तो इट इज k कैपिटल Q स्क्वायर √8 टाइम्स r, या r एक कैंसिल हो गया, दिट इज 27r स्क्वायर। तो ये √8 k स्क्वायर बाई 27r स्क्वायर। तो यहाँ से m का वैल्यू फाइनली हम लोगों का m इक्वल टू √8 k कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27r स्क्वायर इंटू g। दिस इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। मास रखा जाएगा तो ये पार्टिकल वहां पर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और इसके सेंटर पे एक चार्ज पॉइंट चार्ज रखा जाता है। तो इस रिंग में टेंशन कितना हम लोगों का इंक्रीज कर जाएगा ये हमको बताना है। इस पॉइंट चार्ज Q जब यहाँ सेंटर पे प्लेस करेंगे तो इस रिंग में टेंशन कितना इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब कि ऑलरेडी टेंशन हम लोगों का है इसमें, क्योंकि इसमें इस पोर्शन की वजह से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में ये पोर्शन एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, ये पोर्शन आपस में रिपल हो रहा होगा। तो ऑलरेडी हम लोगों का रिंग में टेंशन है ड्यू टू रिंग का जो आपस में रिपल्सन चार्जेस का है इसकी वजह से। अब सेंटर पे चार्ज जब रखेंगे तो इसकी वजह से टेंशन कितना इंक्रीज हुआ है रिंग में ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट रिंग का, एक छोटा एलिमेंट, अगर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें, छोटा सा एलिमेंट रिंग का कंसीडर किए जो कि इस सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड करता होगा और रेडियस r है, तो ये लेंथ का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा, ये लेंथ का वैल्यू। अब ये लेंथ इतना स्मॉल है कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं और इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच में भी रिपल्सन होगा, तभी टेंशन हम लोगों का इंक्रीज कर रहा है। तो अब इसको अलग से अगर बनाएं, ये जो छोटा सा आर्क है थोड़ा सा इसको हम लोग इनलार्ज करके दिखा रहे हैं। इसको फर्दर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, डी थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो डी थीटा बाई 2। अब यहाँ पर जो चार्ज है इस छोटे से एलिमेंट पे, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है जिस पोर्शन पे टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा हो, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दिस इज टेंशन फोर्स, और इस पॉइंट पर टेंशन इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा दोनों का। ये दोनों टेंशन फोर्स एक आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई 2, दिस एंगल इज 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये एंगल भी हम लोगों का 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस टेंशन का दो कंपोनेंट हम लोग इसी पॉइंट पर दिखा रहे हैं, इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया। तो अगर ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2, तो ये टी कॉस डी थीटा बाई 2 और ये हो गया टी साइन डी थीटा बाई 2, इस टेंशन का दो कंपोनेंट। उसी तरह से इस वाले टेंशन का भी इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा एंड दिस एंगल इज आल्सो डी थीटा बाई 2,
तो t cos d थीटा बाई 2, और ये इस डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आ गया t sin d थीटा बाई 2। तो अब इस दोनों टेंशन को हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, तो ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों कंपोनेंट इस वाले आर्क पे इस डायरेक्शन में टेंशन का। अब ये जो फोर्स लग रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में भी तो यहाँ पर है, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए इसका वजह से जो फोर्स है इस चार्ज क्यू की वजह से, इस चार्ज क्यू का फोर्स इस एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, इस एलिमेंट का चार्ज, इसका चार्ज अगर डी क्यू बोल देते हैं हम लोग, डी क्यू, तो इस फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं के स्मॉल क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस, ये जो डिस्टेंस था आर ही था। तो इस फोर्स को बैलेंस करने वाला ये हम लोगों का दोनों टेंशन का कंपोनेंट मिल करके बैलेंस करेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 2t sin d theta by 2 and this is equal to this force which is k small q into dq divided by r square। अब साइन थीटा, थीटा अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2t इंटू डी थीटा बाई 2 एंड दिस इज के क्यू। इस स्मॉल क्यू का वैल्यू, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका लेंथ टोटल, इस रिंग के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा लिखेंगे तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग विच इज 2 पाई कैपिटल आर। ये लैम्डा का वैल्यू हो गया रिंग के लिए, और रिंग की वजह से लैम्डा की वजह से इस लेंथ पे चार्ज कितना हो गया, तो डी क्यू का वैल्यू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, यानी इस डी क्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जैसे डी थीटा ये 2 कैंसिल, डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से टी का वैल्यू के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और लैम्डा का वैल्यू ये वापस अगर पुट कर देते हैं तो दिस इज के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज टेंशन इन द रिंग, इंक्रीज इन टेंशन। ये जो टेंशन हम लोग लिख रहे थे वो इंक्रीज इन टेंशन है, यानी कि जितना इंक्रीज किया है वो वैल्यू है। अगला एग्जाम्पल हम लोग का इसमें है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और रिंग के सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा गया है जिसका मास m, चार्ज इज माइनस क्यू। अब इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है अलोंग द एक्सिस बाय अमाउंट x। अब इसको जब एक स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो उस केस में हम लोगों का इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है इस चार्ज पार्टिकल का, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इस सबसे पहले तो ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है, तो जैसे ही इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा रिंग का, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस चार्ज को रखेंगे तो इस पे फोर्स अपोजिट में लगेगा, दिस इज फोर्स, और ये फोर्स इसको फिर वापस लेके आएगा। तो उस केस में हम लोग का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। तो अब ये x बहुत स्मॉल हो गया, तो इस x डिस्टेंस पर फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, F इक्वल टू के कैपिटल Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू स्मॉल q, दिस इज द फोर्स। अब ये x बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो x बहुत स्मॉल हो गया, दैट्स वाई फोर्स इज के कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब ये जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन इसके अपोजिट में, तो ये हम लोगों का रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू हम लोग का लिख सकते हैं माइनस इसका नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो इट इज के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू एक्स।
ये रेस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू माइनस साइन के साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिधर हुआ था उसके अपोजिट में, ये हम लोग एसएचएम में पढ़ते हैं। तो उस केस में हम लोगों का रेस्टोरिंग फोर्स अगर मिल गया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, दिस रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास विच इज माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम आर क्यूब इनटू एक्स। और यहाँ एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और इसी टर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर। ये जो टर्म है दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू वेयर ओमेगा इज अंडर रूट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एम आर क्यू। और ओमेगा अगर ये मिल गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इज 2 पाई बाई ओमेगा एंड दिस इज 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर पुट कर देते हैं तो उस केस में t का वैल्यू 2 पाई टाइम्स अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल Q into small. This is the time period of oscillation and it is slightly displaced and released.